हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 25 इस बुक का, जो बात करेगा एक्ट्स एंड पॉलिसीज को लेकर। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके के एक्ट्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं जो एनवायरनमेंट से संबंधित है, जो बनी है। कुछ ऐसे एक्ट है जैसे कि आपने सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक्ट सुना होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सिमिलरली आपने एक्ट सुना होगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, तो इसी तरीके से काफी सारे एक्ट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में बातें कही गई हैं कि किस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, क्या क्या आपके जो है मतलब बातें बोली गई हैं, क्या रेगुलेशंस कह सकते हैं, क्या रूल्स वगैरह हैं, क्या एक्ट्स के फीचर्स वगैरह हैं। तो वही सब हम लोग जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर आसान है, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आसान है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये चीजें कुछ समझनी है कि किस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या फीचर्स या क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस फुल कोर्स में एनरोल करने के फायदे ये हैं कि आपको सारे के सारे वीडियोस एड फ्री, यानी कि आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में जो है उस कोर्स के माध्यम से हमारी वेबसाइट के थ्रू पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए वहां पर चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वो भी आप वहां से जो है ले सकते हैं उस कोर्स के माध्यम से। और कोर्स जो है वो आपको काफी अफोर्डेबल रेट्स में दिया जा रहा है। एक बार आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 25 एक्ट्स एंड पॉलिसीज को पार्ट 1 के साथ। देखिए क्या कहता है ये चैप्टर। ये चैप्टर शुरुआत इस बात से करता है कि इंडिया जो है दुनिया का पहला देश है। ठीक है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव मेड प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन को लेकर जो प्रोविजंस है, वो जो प्रावधान है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में क्या करे हुए हैं, शामिल किए हुए हैं। ठीक है, 5 जून 1972 को क्या होता है, एनवायरनमेंट वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड एज एन आइटम ऑफ इंटरनेशनल एजेंडा इन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, 5 जून 1972 को एक कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। कहां होती है, स्टॉकहोम में। ठीक है, और वहां पर एनवायरनमेंट जो है वो डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और इसको माना जाता है कि ये एक इंटरनेशनल एजेंडे का आइटम है। और इसी के बाद से आप लोगों को याद होगा या आप लोगों को पता होगा कि 5 जून को जो है हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो इस चीज को भी आप यहां से ध्यान रख सकते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो था 1972 में पहली बार एनवायरनमेंट को एज अ आइटम ऑफ इंटरनेशनल एजेंडा डिस्कस किया गया था। कहां पर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो हुई थी स्टॉकहोम में। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, सून आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आवर कंट्री टुक सब्सटेंटिव लेजिस्लेटिव स्टेप्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी कि जब यह स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसके बाद हमारे देश ने कुछ लेजिस्लेटिव प्रोसेस या लेजिस्लेटिव स्टेप्स मतलब उससे संबंधित कुछ कानून वगैरह बनाए, कुछ लॉ वगैरह बनाए। ठीक, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको पास किया गया 1972 में। उसके बाद आया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, फिर आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 81 और सब्सिक्वेंटली द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यानी कि ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि 1972 के बाद जब से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से ये सारे के सारे लेजिस्लेटिव स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं और ये सारे के सारे एक्ट्स बनाए गए हैं। ठीक, अब इसके बाद हमने कहा कि दुनिया का पहला देश है ऐसा कौन सा, भारत, जिसने
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन को कहां पर जगह दी है? अपने संविधान में भी जगह दी है। तो हमें ये समझना चाहिए या हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में ये बातें कहां पर दी गई हैं। ठीक है, देखिए जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ 1972 में, उसके 4 साल के बाद, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1972 में। उसके 4 साल के बाद यानी कि 1976 में हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संशोधन हुआ, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है ना, ये सारी की सारी बातें हालांकि हमने जो है अपने पॉलिटी के कोर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस की है, लेकिन यहां पर जितना जरूरी है वही चीज हम देख रहे हैं। ठीक है ना, 42nd अमेंडमेंट हमने करा और उस 42nd अमेंडमेंट के तहत हमने क्या चीज ऐड करी? देखिए एक चीज तो ये थी, आर्टिकल 48A हमने ऐड करा, जो क्या बात करता है कि द स्टेट शेल एंडेवियर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब ये स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब यहां पर जो हमारे देश में इतने सारे स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 48A जो है ये किसकी बात है? दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और पार्ट 4 में स्टेट कैसे डिफाइन किया गया है ये आप लोगों को पॉलिटी से पता चलेगा। जो लोग पॉलिटी पढ़ के यहां पर आए हैं या साथ साथ पढ़ रहे हैं या मेरा कोर्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उन लोगों को पता होगा कि स्टेट का मतलब यहां पर क्या है। स्टेट का मतलब यहां पर वही है जो पार्ट 3 में है। पार्ट 3 मतलब हमारा पार्ट 3 क्या है? दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि स्टेट का ये काम है कि वो क्या करेगा? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और एनवायरमेंट को, पर्यावरण को इंप्रूव करना किसका काम है? स्टेट का। और फॉरेस्ट यानी कि जंगल जो है, और जो हमारे वन्य जीव है यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है, उसको सेफगार्ड करना, उसका संरक्षण करना, उसका बचाव करना भी किसका काम है? स्टेट का। ये है DPSP का एक पार्ट। ठीक, इसी के बाद एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A का G। ठीक है, 51A क्या है? 51A आपका आ जाता है पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनकी बात करता है। इसका मतलब क्या है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट की ही ड्यूटी ये नहीं है, बल्कि ये भारत के जितने भी नागरिक हैं, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी भी ये ड्यूटी है कि वो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट में अपना क्या करे? अपना योगदान दे। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो कौन कौन से हैं एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से संबंधित, वो आप यहां पर समझ गए। ठीक है, तो thus our constitution includes environmental protection and conservation as one of our fundamental duties। तो fundamental duties ये वाला है और ऊपर वाला जो है वो DPSP है। ठीक है ना, some of the important acts जो पास किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वही यहां पर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो सबसे पहला एक्ट बना दैट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक, जिसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं 1972 का। ठीक है, अब देखिए, The passing of the Wildlife Act of 1972 constitutes an important landmark in the history of wildlife legislation in the country। क्यों है ये एक लैंडमार्क? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पहला एक्ट बना है उसको लेकर वाइल्ड लाइफ संबंधी, तो ये एक लैंडमार्क आप कह सकते हैं, हिस्ट्री में लैंडमार्क रहा है। ठीक है, अब ये क्यों है? ये इसलिए भी है क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द फॉरेस्ट इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ वॉज देन अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, पहले क्या था कि फॉरेस्ट साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट था। ठीक है, जो कि हमारे 7th शेड्यूल जो है, यानी कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी जो लिस्ट 2 है। ठीक है, लिस्ट 2 किससे बात करती है? अबाउट द स्टेट सब्जेक्ट्स। उसकी एंट्री 20 में ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दिया गया था। ठीक, और आपको पता है कि जो भी यहां पर सब्जेक्ट्स आपके लिस्ट 2 या स्टेट लिस्ट में दिए जाते हैं, उन पर लॉज या कानून कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वही बना सकती है। ठीक है ना, पार्लियामेंट पे उसके लेकर कोई भी रोल नहीं होता। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि पार्लियामेंट हैड नो पावर टू मेक लॉ ऑन द सेम एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स 249, 240 एंड 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लिस्ट 2 में था, इसलिए पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं थी। तो हैविंग रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर, द एक्ट हैज बीन अडॉप्टेड बाय ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट दैट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, व्हिच हैज सिमिलर लॉ
इनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब ये पुरानी बात है कि जम्मू कश्मीर इसको फॉलो नहीं करता था, ठीक है ना। अब जम्मू कश्मीर भी इसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको पता है जो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर था विच वाज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 370, उसको तो नल एंड वॉइड कर दिया गया है 2019 में, है ना। तो इसलिए, और उसके बाद आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो भी अब खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर आपको पता है ना 2 यूनियन टेरिटरीज में बढ़ चुका है, दैट इज योर जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की। तो ये जो एक्ट है वो मैंडेटरी है यूनियन टेरिटरीज में भी, तो इसलिए जम्मू कश्मीर में भी अब ये है। तो ये एक्सेप्ट जो ये वाला पार्ट है इसको आप चाहे तो यहां से काट सकते हैं। मैंने इसीलिए जानबूझ के ये नहीं काटा सो दैट कि मैं आपको यहां पर ये चीज जो है वो बता सकूं, ठीक है। आगे देखिए, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जो है वो एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ को इंश्योर करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए। अब ये एक्ट जो है इसको कई बार जो है अमेंड भी किया गया है। 1982 में अमेंड किया है, 86 में किया है, 91 में किया है और 1993 में भी किया है। क्यों किया है? टू एकोमोडेट द प्रोविजन फॉर इट्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, ताकि जैसे समय के साथ साथ जरूरतें बदलती हैं तो हमने कुछ इसमें ऐसे प्रोविजंस ऐड करे हैं समय के साथ साथ कि हम इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव तरीके से कर सकें। इसलिए इसको जो 1972 में बना है उसमें कई बार संशोधन भी किया गया है, अमेंडमेंट भी किया गया है, ठीक है। इसके बाद द रैशनल फॉर पासिंग द एक्ट एज स्टेटेड इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस आर एज फॉलोज, यानी कि इस एक्ट को पास करने के पीछे रैशनल क्या है। रैशनल आप कह सकते हैं एक तरीके से तर्क क्या है, वो देखते हैं। The rapid decline of India's wild animals and birds, one of the richest and most varied wildlife resources of the country, has been a cause of grave concern। यानी कि इंडिया के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं, जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, मोस्ट वेरिड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, उसके वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट वेरिड वाइल्ड लाइफ ऑफ रिसोर्सेज का क्या हो रहा था, जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स थे वो क्या हो रही थी, रैपिड डिक्लाइन हो रहा था, यानी कि उनकी संख्या में कमी आ रही थी और बहुत तेजी से कमी आ रही थी। तो ये एक कारण था ग्रेव कंसर्न का, यानी कि गंभीर चिंता का ये क्या था, विषय था, ठीक। इसके बाद एरियाज विच वर वंस टीमिंग विद वाइल्ड लाइफ हैव बिकम डिवॉइड ऑफ इट, यानी कि ऐसे एरियाज जहां पर कभी बहुत ज्यादा वन्यजीव या वाइल्ड लाइफ हुआ करता था वो अब क्या हो गया है, वहां पर से ये वाइल्ड लाइफ क्या हो गए हैं, खत्म हो गए, यानी कि वो एरियाज में अब वाइल्ड लाइफ नहीं रहा। सेंचुरीज में अगर हम बात कर लें, नेशनल पार्क में भी हम बात कर लें, तो द प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू द वाइल्ड लाइफ नीड्स टू बी इंप्रूव्ड, यानी कि वहां पर भी जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, सेंचुरीज है या वाइल्ड लाइफ है या नेशनल पार्क्स है, वहां पर भी जो प्रोटेक्शन हम लोग वाइल्ड लाइफ को दे रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। अगला तर्क ये दिया गया कि जो वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट था 1935 का, वो अब कंप्लीटली आउटडेटेड हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इतना पुराना एक्ट है, समय के साथ साथ जो है वो चीजें और जरूरतें बदलती हैं, तो एक्ट काफी ज्यादा क्या हो गया है, आउटडेट हो गया है, ठीक। इसके बाद अगला बोला कि दिस एग्जिस्टिंग लॉज नॉट ओनली हैव बिकम आउटडेटेड बट ऑल्सो प्रोवाइड पनिशमेंट्स which are not commensurate with the offense and financial benefits that occur from poaching and trade in wildlife produce। यानी कि ये सिर्फ जो एक्ट है, जो एग्जिस्टिंग एक्ट है या जो लॉ है ये 1935 वाला, ये सिर्फ आउटडेट ही नहीं हो गया है, बल्कि इसमें जो सजा के प्रावधान वगैरह है, मतलब जो भी ये पनिशमेंट देता है वो जिस हिसाब से ऑफेंस किया जाता है, ठीक है ना, जिस हिसाब से जुर्म किया जाता है, या फिर जो एनिमल्स की पोचिंग मतलब जो उसके शिकार करने से या उसमें जो ट्रेड करने से वाइल्ड लाइफ के प्रोड्यूस का, वाइल्ड लाइफ का प्रोड्यूस मतलब जैसे आपका हाथी है, ठीक है, तो हाथी के जो टस्क होते हैं, पता है ना आपको, टस्क जो मेल हाथी होते हैं उनके टस्कर्स होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, या फिर जैसे आपका टाइगर वगैरह है तो उसकी जो बाहर की स्किन वगैरह होती है उन सब में ट्रेड होता है ना। तो उन ट्रेड में से जितना फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहा था उसके मुकाबले जो सजा दी जा रही थी इन एक्ट्स के अंतर्गत वो बहुत ही क्या थी, कम थी, ठीक। फर्दर सच लॉज मेनली रिलेट टू कंट्रोल ऑफ हंटिंग and do not emphasize the other factors which are also the prime reasons for the decline of India's wildlife, namely taxidermy and trade in wildlife and products therefrom। और साथ ही साथ ये भी बात थी कि ये जो लॉज थे ये सिर्फ किस चीज को लेकर ध्यान देते थे, ये हंटिंग को कंट्रोल करवाने के पे ध्यान देते थे। हंटिंग मतलब जो शिकार वगैरह करते थे ये उस पर कंट्रोल या काबू करने की बात करते थे, और ये बाकी और जो अदर फैक्टर्स थे, जो मुख्य कारण थे जिसकी वजह से इंडिया की वाइल्ड लाइफ क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, जो उसके मुख्य कारण थे डिक्लाइन होने के, उसके ऊपर ये ध्यान नहीं देते थे। जैसे कि टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी का मतलब होता है कि जब हम किसी एनिमल को क्या करते हैं, एज अ शो पीस रखते हैं, ठीक है, किसी के दिखाने के लिए रखते हैं, उसको बोला जाता है टैक्सीडर्मी,
या फिर जो वाइल्ड लाइफ और उसके प्रोडक्ट्स में ट्रेड किया जाता है, जो ये भी मुख्य कारण थे, तो इन पर वो ध्यान नहीं देते थे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस एक्ट के कुछ सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है, यानी कि कुछ मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस विच स्टार्टेड लॉन्ग एगो इन 1887, यानी कि 1887 में जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है ये उसी का नतीजा है, ठीक है। और ये प्रोसेस किस चीज के लिए स्टार्ट हुई थी? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्यू वाइल्ड बर्ड्स एंड आफ्टर एडिशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन 1912, और स्पेसिफाइड प्लांट को ऐड किया गया 1919 में। तो उसके बाद क्या है, इसमें सारी की सारी चीजें आ गई, यानी कि यहाँ पर वाइल्ड बर्ड्स तो थी ही, फिर कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी ऐड हुए 1912 में, 1919 में कुछ स्पेसिफाइड प्लांट भी ऐड हुए। तो अब ये क्या करता है, सारे के सारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है जिनको प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट की जरूरत है उनको ये कवर करता है, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद इसके अंतर्गत कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है। शेड्यूल्स 1 से लेकर शेड्यूल 5 तक इसमें क्या दिया गया है, is in accordance with the risk of survival of the wildlife fauna enlisted in them, यानी कि जो एनिमल्स शेड्यूल 1 में है they are provided for total protection from hunting and the trade and commerce related to such animals are strictly regulated, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 5 तक तो सभी में ये चीज है, लेकिन जो 1 में है उसमें सबसे ज्यादा चीजें हैं, यानी कि स्ट्रिक्टनेस की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर हम नीचे को अगर बढ़ेंगे 1 से लेकर 5 तक, तो 1 इज द मोस्ट स्ट्रिंजेंट, या फिर आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो शेड्यूल 6 है उसको बाद में ऐड किया गया टू इंक्लूड द स्पेसिफाइड प्लांट स्पीशीज टू बी प्रोटेक्टेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। तो ये 6th शेड्यूल जो है वो प्लांट स्पीशीज के साथ डील करता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक एक्सपर्ट कमिटी जो है, जो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ द्वारा कंस्टिट्यूट की गई थी, वो कंसिडर करता है अमेंडमेंट्स टू द एक्ट एज एंड व्हेन नेसेसरी, यानी कि इस एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं, अब वो किसके कहने से हुए होंगे, ठीक है, या फिर किसने ये बोला होगा कि इसमें अमेंडमेंट करे जाने चाहिए। कुछ एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा, वो इसमें अमेंडमेंट कंसिडर करते हैं जब भी जरूरत होती है, ठीक है। और व्हेन द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट इन 1991 पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन विड्रॉन ऑलमोस्ट टोटली। अब 1991 का जब अमेंडमेंट हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि राज्य सरकार की जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से क्या कर लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी वाइल्ड एनिमल को वर्मिन क्या कर सकते हैं, वो उसको वाइल्ड एनिमल्स को वर्मिन जो है वो घोषित कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर बाय एडिशन ऑफ प्रोविजन immunization of livestock within the radius of 5 km from the national park and sanctuary has been made compulsory। और साथ ही साथ ये भी प्रोविजन ऐड किया गया है कि जो लाइव स्टॉक है किसी भी नेशनल पार्क या सेंचुरी के 5 किलोमीटर का जो रेडियस होगा उसमें लाइव स्टॉक का इम्यूनाइजेशन करना, यानी कि उसकी इम्यूनिटी वगैरह को बूस्ट अप करना, ये कंपलसरी कर दिया गया है, ये भी प्रावधान इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर पूरी तरीके से कहां विड्रॉ की गई, 1991 का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें की गई, साथ ही साथ ये लाइव स्टॉक के इम्यूनाइजेशन वाली बात भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, यानी कि 1986 का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लेकर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है कि एज कंपेयर टू ऑल अदर प्रीवियस लॉज ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज अ मोर इफेक्टिव एंड बोल्ड मेजर टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए जो है बनाया गया था, ठीक है। और इसका जो जेनेसिस है, जेनेसिस मतलब ये कहां से निकला है, ये भी जनरली वहीं से निकला है जो आर्टिकल 48 हमने डीपीएसपी की बात करी, और जो आर्टिकल 51(a)(g हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इसका भी जेनेसिस वहीं से है, ठीक। The act empowers the central government to take all appropriate measures to prevent and control pollution and to establish effective machinery for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and protecting, controlling the and abating the environmental pollution। यानी कि ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट पावर देता है किसको, केंद्र सरकार को, ठीक है, कि वो जो चाहे अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकती है, क्या करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और इस तरीके की इफेक्टिव मशीनरी को एस्टेब्लिश कर सकती है जिससे कि एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है उसको प्रोटेक्ट और इंप्रूव किया जाए, और साथ ही साथ पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट, कंट्रोल और अबेट भी किया जाए, ठीक है। ये पावर किसको दी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को। इसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ एयर,
वाटर, सॉइल और अदर सब्सटेंसेज एज एविडेंस ऑफ द ऑफेंसेस अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। यानी कि जो केंद्र सरकार है या उसके द्वारा कोई भी पर्सन जिसको अथॉरिटी दी गई है वो हमारे एयर, वाटर, सॉइल और किसी भी और सब्सटेंस के सैंपल जो है वो ले सकता है, इकट्ठा कर सकता है। किसके तौर पर? एविडेंस, मतलब सबूत के तौर पर या साक्ष्य के तौर पर। अगर कभी भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कोई जुर्म होता है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि एयर, वाटर, सॉइल और ऐसे किसी भी सब्सटेंस का एविडेंस, उसको सैंपल को एविडेंस की तरह यूज कर सकता है, ठीक, कलेक्ट कर सकता है। इसके बाद एक्ट है वो प्रिस्क्राइब करता है स्पेशल प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंसेस। हजार्डियस सब्सटेंसेस को हैंडल करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है और जो कंसर्न्ड पर्सन है उसको क्या करना होता है? हजार्डियस सब्सटेंस को हैंडल करना होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द एक्ट। की एक्ट के अंतर्गत जो प्रोसीजर दिया है, कंसर्न्ड पर्सन यानी कि जो भी संबंधित व्यक्ति है वो हजार्डियस सब्सटेंस को उसी तरीके से हैंडल कर सकता है जिस तरीके से एक्ट में जो प्रोसीजर है उसमें दिया गया है, उसी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है उसने जो रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई है, लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि आपको एक पूरा का पूरा रूल फॉलो करना होता है। मान लीजिए आपको कुछ भी चीज करनी है तो उसके लिए आपको एक सेट ऑफ रूल्स जो है या सेट ऑफ आप कह सकते हैं स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना। तो उस लोकस स्टैंडाई के रूल को इसने थोड़ा सा क्या करा? रिलैक्स किया। और इस रिलैक्सेशन की वजह से कोई इवन अ कॉमन सिटीजन यानी कि कोई आम आदमी भी जो है वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज गिवन अ नोटिस ऑफ 60 days of the alleged offense and his intention to make a complaint to the central government or any other competent authority। ठीक है, मतलब कोई भी कॉमन सिटीजन, कोई भी आम आदमी जो है वो कोर्ट में जा सकता है। किसको लेकर? यही कि एनवायरमेंट का जो है डिग्रेडेशन वगैरह हो रहा है, इसमें पॉल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है, ये सब चीजों को लेकर। लेकिन शर्त क्या है या कंडीशन क्या है कि उसने 60 दिन का नोटिस जो है वो दिया होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। इसके बाद आगे देखिए, ये एक्ट जो है also empowers and authorizes the central government to issue directions for the operation or process, prohibition, closure और regulation of any industry। ये एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात के लिए भी अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी इंडस्ट्री में ऑपरेशन, उसकी प्रोसेस को लेकर, उसमें प्रोहिबिशंस को लेकर, उसके क्लोजर को लेकर या रेगुलेशन को लेकर डायरेक्शंस क्या है वो जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये पावर किसको दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? मतलब कहां से मिली है? इस एक्ट के तहत, ठीक। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू स्टॉप, रेगुलेट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और एनी अदर सर्विस डायरेक्टली विदाउट ऑब्टेनिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इन दिस रिगार्ड। तो इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी पावर भी है कि वो उस इंडस्ट्री को इस तरीके की जो भी आपकी मूलभूत जरूरतें हैं या सुविधाएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, वाटर की सप्लाई या और भी किसी और सर्विसेज की जो सप्लाई वगैरह है, वो डायरेक्टली क्या कर सकती है? या तो स्टॉप कर सकती है पूरी तरीके से या रेगुलेट भी कर सकती है, और वो भी बिना कोर्ट का ऑर्डर मिले हुए भी कर सकती है। इतनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट ने दी है, ठीक है। इसके बाद जो एक्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ एंड डील्स विद मोर स्ट्रिंजेंट पेनल प्रोविजंस। इसमें जो पीनल प्रोविजंस हैं, पीनल मतलब जो आपके सजा के प्रावधान है, वो और भी ज्यादा कैसे हैं? स्ट्रिंजेंट है, यानी कि कड़े कायदे कानून है। द मिनिमम पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन और वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ इज एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और फाइन ऑफ अप टू ₹1 lakh और बोथ। यानी कि अगर कोई भी इस लॉ के या एक्ट के कोई भी प्रोविजन या प्रावधान को अगर फॉलो नहीं किया जाता या उनका वायलेशन किया जाता है तो उसमें सजा हो सकती है, यानी कि कैद हो सकती है 5 साल तक की भी, और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक। और एक्ट में यह बात भी लिखी गई है कि फर्दर पेनाल्टी इफ द फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज आफ्टर द डेट ऑफ कन्विक्शन। और डेट ऑफ कन्विक्शन के बाद भी, यानी कि जब आपके ऊपर आरोप साबित हो जाता है, आप एक कन्विक्ट बन जाते हैं, उसके बाद भी अगर आप जो है ये कॉन्ट्रावेंशन करते रहते हैं, यानी कि ये प्रोविजंस वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं या इनका वायलेशन करते रहते हैं, तो उसके बाद भी क्या होगा? जो जुर्माना है वो पड़ता रहेगा, और वो कितना रहेगा? 5,000 रुपए प्रति दिन का, ठीक है। If the failure of contravention continues beyond the period of 1 year, then the offender is punished with an imprisonment for a term which may extend to 7 years। और इस तरीके से जो ये कॉन्ट्रावेंशन है, यानी कि जो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन है, अगर वो चलता रहता है, ठीक है, यानी कि जो वायलेशन ऑफ प्रोविजन आप कर रहे हैं, जो आप रूल तोड़ रहे हैं, वो अगर 1 साल तक चलता रहेगा तो उसके बाद जो ऑफेंडर है, यानी कि जो दोषी है, उसको कैद हो सकती है, जिसको मैक्सिमम कितने साल तक की? 7 साल तक की, ठीक।
इसके बाद जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये ऑफिसर्स को यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फॉर एनी एक्ट डन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और अंडर दी पावर्स वेस्टेड इन देम और फंक्शंस असाइंड टू देम अंडर दिस एक्ट। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर्स को क्या मिली हुई है, इम्यूनिटी मिली हुई है। इसके बाद जो एक्ट है वो डिबार करता है सिविल कोर्ट्स फ्रॉम हैविंग एनी जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्शन, डायरेक्शन, ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। यानी कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ऑर्डर या इशू जारी किया जाता है और उसको लेकर अगर कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है तो वो सिविल कोर्ट में जो है क्या कर सकता है, सिविल कोर्ट में जाके वो केस नहीं फाइल कर सकता, क्योंकि सिविल कोर्ट को जो है वो डिबार किया गया है। सिविल कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि इस एक्ट के तहत जो भी शिकायत उनके पास आए उसका जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है, इसके बाद अंडर द एक्ट देयर विल बी सुप्रीमेसी ऑफ प्रोविजन, यानी कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट and the rules or orders made under this act shall have effect and supremacy over anything inconsistent contained in any enactment other than this act। यानी कि इस एक्ट के अलावा अगर किसी भी और एक्ट में यानी कि कोई भी इस तरीके का प्रोविजन वगैरह जो है बनाया जाता है जो इस एक्ट से क्या है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो जो है फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं और उसी से संबंधित जो भी रूल्स और ऑर्डर्स बनाए गए हैं वो उस ज्यूरिसडिक्शन एरिया में, यानी कि अगर मान लीजिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर या एयर पॉल्यूशन को लेकर मान लीजिए इस एक्ट के अंतर्गत कोई रूल बनता है, ठीक है, कोई प्रोविजन है उसके तहत कोई रूल बनता है और मान लीजिए एयर पॉल्यूशन को ही लेकर, एयर पॉल्यूशन के ही उसी चीज को लेकर किसी और एक्ट के तहत कोई लॉ बनाया जाता है, तो कौन सा लॉ जो है वो सुप्रीम रहेगा, जो इस एक्ट के अंतर्गत यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बना है वो क्या रहेगा, सुप्रीम रहेगा। ठीक है, ये बात आई होप आप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ गए। इसके बाद अगला एक एक्ट की हम लोग या एक पॉलिसी की और बात कर लेते हैं जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। इसका जो प्रिंसिपल एम है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का वो क्या है, टू एंश्योर एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम which are vital for sustenance of all life forms, human, animal and plant। ठीक, यानी कि मुख्य उद्देश्य यह है, ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 का, कि एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस को सुनिश्चित करना, यानी कि एनवायरमेंटली स्टेबल भी रहे और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी मेंटेन रहे। ठीक है, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम, जो कि सस्टेनेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे एनिमल है या प्लांट है, सभी के लिए क्या है, वाइटल है, तो एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है कि नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री को क्या करना है, हमें कंजर्व करना है, इनको संरक्षित करना है बाय प्रिजर्विंग द रिमेनिंग नेचुरल फॉरेस्ट विद द वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यानी कि जो भी हमारे बचे हुए फॉरेस्ट है जहां पर फ्लोरा और फौना की वैरायटी काफी ज्यादा है, हमें उन्हें क्या करना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, जो कि रिमार्केबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उनको। ठीक, इसके बाद सॉइल इरोजन और डिन्यूडेशन जो है हमें कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर्स में, लेक्स में, रिजर्वॉयर्स में इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन उसको क्या करना है, चेक करते रहना है, यानी कि ऐसे एरियाज में सॉइल इरोजन या डिन्यूडेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक, इसके बाद फ्लड से मिटिगेट करने की बात है, ड्राउट से मिटिगेट करने की बात है और सिल्टेशन ऑफ रिजर्वॉयर्स जो है उसमें भी, उसको भी मतलब सिल्टेशन ऑफ रिजर्वॉयर्स को लेकर जो चीजें हो रही हैं उसको चेक करने की बात इस एक्ट के अंतर्गत, इस पॉलिसी के अंतर्गत बोली गई है। ठीक है, इसके बाद सैंड ड्यून्स का जो एक्सटेंशन है इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड अलोंग द कोस्टल ट्रैक्स उसको भी चेक करने की बात है। सब्सटेंशियली द फॉरेस्ट और ट्री कवर इन द कंट्री थ्रू मैसिव एफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट और ट्री कवर को सब्सटेंशियली बढ़ाने की बात की जा रही है कि फॉरेस्ट और ट्री कवर को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। और कैसे बढ़ा सकते हैं, मैसिव एफॉरेस्टेशन करके या फिर सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करके। ठीक है, और स्पेशली ऐसे एरियाज में जो डिन्यूड हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं या फिर अनप्रोडक्टिव लैंड्स हैं वहां पर। इसके बाद फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है टू मीट द एसेंशियल नेशनल नीड्स, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय जरूरतें हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए हमें फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट से जो भी हमें प्रोड्यूस मिल रहा है उसके एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को एनकरेज करना है और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वुड को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि हमें वुड की जो जरूरत है वो कम से कम पड़े, क्योंकि अगर वुड की जरूरत कम होगी तो क्या होगा,
पेड़ वगैरह कम कटेंगे, है ना, तो इसलिए उसको सब्स्टिट्यूशन ऑफ वुड को मैक्सिमाइज करने की बात भी यहां पर की गई है। ठीक है, इसके बाद ये जो इसके एक्ट था यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट है 1988 का, इसके अगर हम मेजर अचीवमेंट्स की बात कर लें यानी कि इसने क्या क्या चीज अचीव करी उसकी बात करें तो फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो यहां पर बड़ा है। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी हुआ है किसमें, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट थ्रू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके बाद फ्यूल वुड, फॉर्डर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और स्मॉल टिम्बर ऑफ द रूरल एंड ट्राइबल एरियाज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी पूरा किया गया है। साथ ही साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व किया गया है, जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री को कंजर्व किया गया है थ्रू एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, एक्स सिटू इन सिटू हम लोगों ने जो है प्रोटेक्शन एरियाज में जब हम पढ़ रहे थे प्रोटेक्टेड एरियाज में वहां पर बात की थी कि ऑफ साइड और ऑन साइड जो प्रोटेक्शन वगैरह होता है वो। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, और यही चीज हमने देखी थी कि एनवायरमेंट का मेंटेनेंस या आप कह सकते हैं एनवायरमेंट की स्टेबिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना ये इसका एक मेन एम था। तो इसमें इसने क्या किया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक एक्ट और दिया है जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, इसको लेकर भी बात कर लेते हैं और इसी के साथ इस चैप्टर को आज हम लोग जो है इस पार्ट में यहीं पर रोक देंगे और इसके आगे के जो एक्ट्स है उसको हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, दैट वाज बोर्न आउट ऑफ इंडियाज अटेम्प्ट टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव्स एनश्राइन्ड इन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का सीबीडी था 1992 का, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको रियलाइज करने के लिए या उसको यथार्थ करने के लिए या पूरा करने के लिए ये इंडिया का एक अटेम्प्ट था। क्या, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया गया 2002 में। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करता है सॉवरन राइट्स ऑफ द स्टेट्स टू यूज देयर ओन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, यानी कि स्टेट्स के पास क्या है, सॉवरन राइट्स हैं कि वो अपने जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उनका यूज खुद कर सकते हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the use of biological resources, knowledge and for matters connected therewith or incidental thereto। ये इस एक्ट के क्या है, ये इस एक्ट के जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी गई है। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करना है, कंजर्व करना है। इंडिया में वैसे भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, आपको पता है, हमने पीछे ये सारी चीजें डिस्कस की है ना। तो उस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से या फिर हमें एनवायरनमेंट से जो कंपोनेंट्स हैं उसको हमें क्या करना है, उसका सस्टेनेबल यूज करना है। ठीक है, सस्टेनेबल वर्ड का मीनिंग मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। ठीक, इसके बाद उसके यूटिलाइजेशन से जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसके यूटिलाइजेशन से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो फायदे हो रहे हैं, उनका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्ड इक्विटेबल है, इक्वल नहीं है। ठीक है, जो इक्विटी से मतलब होता है वही इक्विटेबल है। ठीक है ना, और आई होप कि आपको इक्वल एंड इक्विटी में अंतर आप पता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि इक्वलिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विटी। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ये कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लोगों को पता है तो आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि इक्वलिटी और इक्विटी में अंतर क्या होता है। और यहां पर जो लिखा गया है दैट इज इक्विटेबल, यानी कि ये इक्विटी से संबंधित है। ठीक है, अगला है द एक्ट एनविसेजेस अ 3-tier स्ट्रक्चर टू रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, यानी कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है उनको एक्सेस करने के लिए या उनके एक्सेस को रेगुलेट करने के लिए एक 3 स्ट्रक्चर टायर बनाने की बात इस एक्ट में कही गई है। और वो 3-tier स्ट्रक्चर क्या होगा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होगी यानी कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर आपके पास स्टेट बायोडाइवर्सिटी के बोर्ड्स होंगे और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज होंगी लोकल लेवल पर। ठीक है, तो आई होप कि यहां पर हमने जो 3 एक्ट के बारे में, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसकी बात करी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसकी बात करी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 उसकी भी हमने यहां पर बात करी है, और हमने बात करी है बायोडाइवर्सिटी एक्ट की। ठीक है ना, इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, ये 3 एक्ट और एक पॉलिसी की हमने बात करी है। और आई होप कि आपको ये चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैंने पहले ही बताया कि चैप्टर समझने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लंबा जरूर है, चीजें इसमें थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा दी हुई हैं, तो हम उसको धीमे धीमे देखेंगे, लेकिन लंबा या मुश्किल चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं, अगले पार्ट में हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से चैप्टर को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए।
तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने में या कोर्स को एक्सेस करने में कोई भी अगर आपको टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए आप सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे and bye-bye.